सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि हम पहले से इंटरव्यू सीरीज की बात कर रहे थे, 2 लेक्चर्स इस पे हो चुके हैं, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू एंड हाउ टू मेक योर इंटरव्यू इफेक्टिव। उसी क्रम में ये तीसरा लेक्चर है। यदि आप पिछले 2 लेक्चर सुन चुके हैं तो उस कड़ी में अब आपको इस तीसरे लेक्चर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को दिशा देनी चाहिए। आज जो हम बात कर रहे हैं, हर एक इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि रिटर्न का एग्ज़ाम की जो डेट आती है या स्क्रीनिंग का जो रिज़ल्ट आउट होता है, उसके और इंटरव्यू के बीच में कुछ पीरियड होता है। उस पीरियड को हम सबसे बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। हम लोग आज बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन, व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, है ना। हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरव्यू में हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिटन एग्ज़ाम हो जाने के बाद या स्क्रीनिंग हो जाने के बाद हम सब्जेक्ट को छुएं ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है। हमें कुछ पढ़ना भी है, हालांकि हमें और दिशा में काम करना है। हमारी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, हमारी बायो प्रोफाइल पे काम करना है, हमारे रिसर्च एरिया पे काम करना है। उसके साथ साथ हमें कुछ कन्वेंशनल रीडिंग पर भी फोकस करना है। और आज के लेक्चर में हम इसी बात को फोकस करेंगे कि जब हमारी साक्षात्कार की तैयारी हम कर रहे हैं, हम क्या पढ़ें और हम कैसे पढ़ें। बहुत ही सीमित स्लाइड्स के अंदर हम ये बात करेंगे और बहुत छोटा सा ये लेक्चर होने वाला है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस की, ये बात हमने पहले भी की थी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, जब स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, ठीक है, या रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है, तो उसके बाद की जो सीडी है, जो हमारे एग्जाम से संबंधित है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिजिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट और मोटर स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होते। हम सीधा बात करते हैं आमने सामने के साक्षात्कार की, जो हमारे केस में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं और अब वो सीधा साक्षात्कार के लिए अपीयर होंगे, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। तो अब हम उसकी बात करते हैं और मैं सीधा उस पर आता हूं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब सारी बात उसी पे होने वाली है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप लोग रिटन एग्जाम में अपीयर हुए होंगे तो आपने निश्चित रूप से अपने पाठ्यक्रम को दोहराया होगा। ठीक है, आपने अपने जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से तैयार किया होगा। लेकिन हम अब फिर से रिविजिट करेंगे सिलेबस की। ये नहीं है कि हम उसको अब बंद करके रख दें, हमें उसको वापस खोलना है। ठीक है, हमें हमारे सिलेबस को वापस खोलना है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जो कमीशन होता है, उसके मेंबर्स होते हैं, उसके साथ साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका अपना अपना डोमेन होता है ना, अपनी अपनी एक्सपर्टाइज होती है। हमें तैयार रहना पड़ता है पूरे सब्जेक्ट की एक ओवरव्यू के साथ। वो ओवरव्यू हमें दोबारा बनाना है, हमें हमारे सिलेबस को रिविजिट करना है। क्लियर? अब रिविजिट करने पर हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि हमें हमारे सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उस पर स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे विषय में ये जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे कंटेंट पे हमारी पैरेलल मास्टरी हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक ओवरव्यू होना चाहिए, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए हमारे कोर्स कंटेंट की, हमारी विषय वस्तु की, है ना। और जब आप तैयारी कर रहे होंगे, अब जब आप रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट और इंटरव्यू के बीच के समय का जब आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप कंटेंट को रिविजिट करिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम वापस तैयार करेंगे हमारे फैक्चुअल बेस को। ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें एक कंसेप्चुअल पार्ट होता है, ठीक है, और एक होता है बेयर फैक्ट्स, है ना। कंसेप्चुअल पार्ट पर जब हम एक बार हमारी पकड़ बहुत मजबूत कर लेते हैं, तो बहुत हद तक वो हमारी ग्रिप में हो जाता है। पर फिर भी उससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो है, वो हमें तथ्यों के रूप में ध्यान में रखनी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं
जैसे वेबर का सिद्धांत है, ठीक है, आप वेबर के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, पूरे सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको मोटे मोटे तौर पे ये सब पता है कि वो सिद्धांत कब आया, उसमें क्या क्या मान्यताएं थी, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सटीक तौर पे वो सिद्धांत कौन से वर्ष में आया, ठीक है, उसकी मान्यताओं की पूरी लिस्टिंग क्या क्या थी, ठीक है, वो सारी चीजें हमें एक बार रिविजिट करके हमारे फैक्चुअल बेस को हमें थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत होती है, उसको ब्रश करने की जरूरत होती है, उसको वापस तैयार करने की जरूरत होती है। हमें जरूरत होती है विषय से संबंधित जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, उन पर मजबूती बनाने के लिए, क्योंकि जब हम रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे तब हमें ये पता था कि हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे और हमें उसमें से एक जो सही उत्तर है उसको टिक करना है। अब हमारे सामने चुनौती क्या है कि हमें रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, हमसे यदि कोई भी सवाल पूछा जाए तो हमारे सामने कोई ऑप्शंस नहीं है, हमें रिप्रोड्यूस करना है। तो ध्यान रखना, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट्स को अब रिविजिट करना होगा और हमारी दृष्टि बदल जाएगी। अब हम रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखेंगे कि यदि मुझसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जो उत्तर है उसको डिजाइन भी मुझे करना है और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए वो भी मुझे तय करनी है और वो मुझे याद होनी चाहिए। फिर आता है कि हमारे हर सब्जेक्ट में बहुत सारे जनरलाइजेशंस होते हैं, ठीक है, हमारी पकड़ उन जनरलाइजेशंस पे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हमारी उसके ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि आप विषय के सामान्यीकरण से यदि आप परिचित नहीं हैं तो बहुत सारी बार जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और वो कई बार वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डे टू डे हैपनिंग से संबंधित होते हैं, उसको जब विषय से जोड़कर समझाना होता है तो हमें इस तरह की जो हमारी नॉलेज बेस होती है वो हमारी हेल्प करती है, हमें मदद करती है। अब देखिए, जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं तो ये लास्ट जो सेंटेंस है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिलेबस को पढ़ने के बाद ही हमने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है, नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे आपकी अप्रोच टोटली डिफरेंट थी और जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी अप्रोच को बदलना है। तो यहां क्या लिखा है, अब आपको अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, नीड टू चेंज योर अप्रोच, है ना। अब आपको अपनी अप्रोच को बदलना है, ठीक है। अप्रोच बदलने से मतलब क्या है, कोर्स कंटेंट आपने पहले भी तैयार किया था, पर पहले कोर्स कंटेंट तैयार करते वक्त आपके सामने जो पैटर्न था एग्जामिनेशन का वो ये था कि आपके वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे और आपको 4 ऑप्शंस में से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है। जब आप उसको ध्यान में रख के अपने कोर्स कंटेंट को तैयार करते हैं तो आपका सबसे ज्यादा फोकस होता है फैक्ट्स पे, है ना, जो फैक्चुअल बेस है सब्जेक्ट का, उस पर आप जबरदस्त फोकस करते हो। फिर आप क्या करते हो, जब कॉन्सेप्ट रिलेटेड स्टडीज करते हो तो भी आप क्या करते हो, उस कॉन्सेप्ट की इंटीग्रिटीज को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन आप उसमें से कीवर्ड्स पकड़ते हो, है ना, और कीवर्ड्स पकड़ के और आप ये कोशिश करते हो कि यदि मेरे सामने ऑप्शंस आए तो मैं सही ऑप्शंस के चुनाव के लिए किस तरह के कीवर्ड्स को मुझे देखना है, ध्यान में रखना है। इस तरह से आप बढ़ते हो अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान। पर अब आपकी अप्रोच जो है उसमें यू टर्न आपको देखने को मिलेगा। यू टर्न मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब पहली बात कि आपके सामने ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको आंसर जो है वो सर्कुलेट करना है, रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो अब जब आपकी रीडिंग होगी वो इस दृष्टि से होगी कि आपको चीजों को याद करना है और इस तरह से याद करना है कि आपके सामने कोई क्लू नहीं होगा, आपको इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है। जब आप कॉन्सेप्ट्स को तैयार करते हो तो भी आपको उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार करना है, सीक्वेंशियल तरीके से तैयार करना है कि यदि मुझे ये चीज पूछी जाए तो मुझे किसके बाद क्या मेंशन करना है ना। वो सीक्वेंस, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके दिमाग में धीरे धीरे क्लियर होना चाहिए। यदि ये क्लैरिटी होगी तभी आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके और प्रोड्यूस कर पाओगे और उससे आपके आंसर की इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके आंसर की क्लैरिटी बढ़ जाएगी
और बोर्ड को आपका जो आंसर है बहुत आसानी से समझ में आएगा और उनको ये आभास होगा कि ये बच्चा जो है इसका प्रेजेंटेशन स्किल वाकई काबिल तारीफ है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा संज्ञान रखना है, ध्यान रखना है। कोर्स कंटेंट को रिविजिट करना है। कोर्स कंटेंट के अंदर आपको जो विषय वस्तु है उस पर पकड़ बनानी है, फैक्ट्स के ऊपर पकड़ बनानी है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ बनानी है, और जो जनरलाइजेशन है ना, जहां जहां विषय में हमें सामान्यीकरण देखने को मिले उस सामान्यीकरण को भी आपको उस एरिया को भी मजबूत करना है। तो इस तरह से आपको जनरल जो कोर्स कंटेंट है उसको एक बार रिविजिट करना है, उसको पूरे को आपको तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए कि इस जनरल कोर्स कंटेंट के साथ साथ इंटरव्यू में बोर्ड जो है वो कई जगह आपको थोड़ी सी लिबर्टी देता है। लिबर्टी देने का मतलब क्या हुआ कि वो आपसे पूछ लेता है कि भाई आपका पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है विषय में, ठीक है, आपकी पसंदीदा ब्रांच कौन सी है। तो उस केस में क्या होता है कि जो जनरल आपकी तैयारी है पूरे सिलेबस की, कोर्स कंटेंट की, उसमें से आपको कुछ भाग ऐसा तैयार करना है जिसको आपको सामान्य से हटकर थोड़ा ज्यादा गहराई में जाकर तैयार करना है। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने इंटरेस्ट एरिया के रूप में चुन रहे हो। आप उसको अपने इंटरेस्ट एरिया के रूप में चुन रहे हो, इसका मतलब कि यह उम्मीद की जाती है कि उस एरिया में आपने ज्यादा फोकस किया है और उस एरिया के बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा जानते हो, है ना। तो ये अब मैं जो बात कर रहा हूं वो सिलेबस का एक हिस्सा है, उस हिस्से की बात कर रहा हूं जिसको आपने अपना रुचि का क्षेत्र बताया है ना। तो आपकी रुचि का जो क्षेत्र है उस पर अब आपको जब तैयारी करनी है तब कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप पूरा कोर्स कंटेंट तैयार कर रहे हो, आप एक दो किताबों से अपने कोर्स कंटेंट के एरियाज को तैयार करते हो, हर एक कंटेंट को आप एक दो किताबों से रेफर करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप अपने रुचि के क्षेत्र की बात कर रहे हो तो आपको कुछ ऑथर पता होने चाहिए जिन्होंने उस पर्टिकुलर ब्रांच में अच्छा काम किया है ना। उनकी बुक्स का पता होना चाहिए, ठीक है, कि उनकी बुक्स के टाइटल क्या हैं, कब कब उनकी बुक्स आई, है ना, उसके रिवीजन्स कब आए, है ना। एक मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए कि जैसे ही आपसे मान लो आपकी रुचि के क्षेत्र में यदि ये पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल के कंट्रीब्यूटर्स हैं, नेशनल लेवल पे किस किस ऑथर ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, उनके काम के टाइटल क्या हैं, इस तरह के यदि सवाल आ जाए तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि इस एरिया को आपने अपना इंटरेस्ट एरिया बताया है। तो ये उम्मीद की जाती है कि आपका इस एरिया के ऊपर ज्ञान है वो सामान्य से थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जब आप अपनी रुचि का क्षेत्र चुनते हो, सपोज मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं कि जैसे मान लो आपने क्लाइमेटोलॉजी को अपना इंटरेस्ट एरिया बताया, है ना, आपने ये बताया कि भाई ये मेरी ब्रांच जो है ये मेरी रुचि की ब्रांच है, क्लियर। तो आपकी उस पर थोड़ी सी विशेषज्ञता होनी चाहिए, है ना, ऐसा लगना चाहिए कि आपका क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। आपको क्लाइमेटोलॉजी के कुछ अच्छे ग्रंथों के नाम पता होने चाहिए, कुछ अच्छे स्कॉलर्स के नाम पता होना चाहिए, है ना, हिस्टोरिकली जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया हो, कंटेम्प्रेरी टाइम में जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनकी अच्छी किताबें आ रही है, जिनके अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं, एक मोटा मोटा आइडिया आपको उनके बारे में होना चाहिए। नंबर 2, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यदि वो आपको अपनी ब्रांच के मुख्य क्षेत्रों के बारे में पूछ ले, है ना, तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए कि जिस ब्रांच में मैं अपनी रुचि जाहिर कर रहा हूं या कर रही हूं उस ब्रांच के कोर्स कंटेंट क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से नवीन पक्ष जुड़ रहे हैं, है ना। ये पूरी जानकारी आपको पूरा कोर एरिया का पता होना चाहिए, है ना, कि इस पर्टिकुलर ब्रांच का कोर एरिया जो है वो क्या है ना। इसमें मुख्यतः किन किन चीजों को शामिल किया गया है, कौन कौन सी विषय वस्तु को शामिल किया गया है, और उस विषय वस्तु से जुड़ी हुई कोई भी जो वर्तमान बातें हैं वो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। जैसे यदि आप क्लाइमेटोलॉजी चुनते हो तो तैयार रहिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर
यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो। क्यों? क्योंकि जब आप क्लाइमेटोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में चुन रहे हो तो एक कॉमन मैन के सामने भी ये सवाल आता है कि भी आजकल चारों तरफ हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ये जलवायु परिवर्तन क्या है ना? या यूं कहें कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई प्रकार की एनामलीज हमें वर्ल्ड मैप के ऊपर देखने को मिलती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमें हैवी रेन देखने को मिल रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रेनफॉल एवरेज से ज़्यादा होता था, वहाँ पर ड्रॉट कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। तो कई तरह का उठापटक हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ सामान्यतः कभी स्नोफॉल नहीं हुआ करते थे, वहाँ स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। तो तैयार रहिए उन तमाम एग्जाम्पल्स के लिए जो एग्जाम्पल्स पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमारी न्यूज़पेपर्स की हेडिंग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने जो रुचि के क्षेत्र है उस पर धीरे धीरे आपको अपनी मास्टरी बनानी है। आप विशिष्ट विषय की बात करिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो जब आप क्लाइमेटोलॉजी को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रूप में शो करते हो तो हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि क्लाइमेटोलॉजी में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में कम से कम 4-5 ऑप्शंस होने चाहिए, और वो 4-5 ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर आपकी पैरेलल कमांड हो, कि उसमें से यदि कोई सा भी ऑप्शन पकड़ लिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि चलिए फलां टॉपिक है, इसको आप पढ़ाइए, तो आप उसको बड़े आसानी से हैंडल कर पाओ। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आप यदि अपने रुचि के क्षेत्र, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के रूप में क्लाइमेटोलॉजी लिया, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि क्लाइमेटोलॉजी की बात आती है तो मुझे हो सकता है कि वो कुछ टॉपिक्स पूछ लें कि आप कौन से टॉपिक्स पे कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, तो फिर आप तैयार रहिए कि उन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक को यदि वो पिक करते हैं और आपसे ये कहते हैं कि चलिए ये आप बोर्ड पे इसको समझाइए, तो आप बहुत आसानी से उसको हैंडल कर सको। जैसे आपने क्लाइमेटोलॉजी लिया है ना, और आपसे पूछा गया कि आप स्पेसिफिक टॉपिक बताइए। आपने एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को एक अपने इंटरेस्ट एरिया के रूप में बता दिया। ठीक है, या जैसे आपने मान लीजिए कि एयर सर्कुलेशन को, है ना, अपने इंटरेस्ट एरिया के रूप में बता दिया। अब जब आप एयर सर्कुलेशन की बात करोगे तो दे मे आस्क यू about this planetary winds, they may ask you about the local winds, they may ask you about the cyclonic circulation, they may ask you about the upper air circulation like jet stream। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने सर्कुलेशन को आपने क्या किया, टॉपिक के रूप में बताया है। ठीक है, आप मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म को जैसे मान लीजिए कि आप अपने इंटरेस्ट एरिया के बारे में बताते हैं, तो दे मे आस्क अबाउट द मोनाक्स एक्सपीडिशन। ठीक है, वो पूछ सकते हैं जो मॉनसून प्रेडिक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एरियाज निकल के आते हैं। ठीक है, वो क्लासिकल थ्योरी से लेके और जो जेट स्ट्रीम थ्योरी है ना, उस थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं। वो मॉनसून के इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। वो मॉनसून को इंडिया को बांधे रखने वाले एक तत्व के रूप में आपसे डिस्क्रिप्शन मांग सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे एरियाज बनते हैं जब आप मॉनसून और मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून को अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के रूप में उनको बताते हैं। तो इस तरह से आप क्या करिए, 4-5 टॉपिक ऐसे तैयार करिए जिन सब के ऊपर आपकी समानांतर पकड़ हो, है ना, पैरेलल कमांड हो। क्योंकि आपकी यदि समानांतर पकड़ होगी तो आपसे यदि किसी भी एरिया से कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उसमें उतने ही कंफर्टेबल होने चाहिए। दूसरी बात कि जब आप 5-4 टॉपिक बताते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि सपोज एक एक्सपर्ट ने किसी एक टॉपिक पे आपसे सवाल पूछ लिया, दूसरा एक्सपर्ट हो सकता है कि आपके दूसरे टॉपिक को लेकर आपसे कहे कि चलिए इस टॉपिक से जुड़ी हुई ये एक बात है ना, इसको आप बोर्ड पर समझा दीजिए या आप इस टॉपिक को बोर्ड पर समझा दीजिए। तो आपने यदि 3-4-5 टॉपिक दिए तो एक चांस बनता है कि इंटरव्यू के 2-3 क्वेश्चन जो है ना, वो आप अपने हिसाब से मोल्ड कर पाओ। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं चाहिए। क्लियर? तो शायद ये बात समझ में आई होगी आपको कि एक सिलेबस की जो ओवरऑल रीडिंग होती है ना, वो रीडिंग कुछ हद तक सुपरफिशियल हो सकती है, कुछ हद तक हम उसमें सतही हो सकते हैं।
लेकिन जब हम बात करते हैं कोर एरिया की, हमारे इंटरेस्ट एरिया की, तो उस केस में हमें काफ़ी गहराई तक जाना है। हमें उस दिशा में काम करने वाले जो स्कॉलर्स हैं उनकी जानकारी रखनी है। हमें उस एरिया में जो महत्वपूर्ण काम आए हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हैं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आए हैं, हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। और कम से कम 3-4 ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिनको हम हमारे स्पेसिफिक टॉपिक्स के रूप में मेंशन करें, और उनसे यदि कुछ भी हमसे पूछा जाता है तो हम उसको आसानी से हैंडल कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने बार बार आपको कहा है कि जब आप रुचि का क्षेत्र बताते हो तो आपको इस एरिया पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब आपने एक बार ये कह दिया कि ये मेरा रुचि का क्षेत्र है, तो बोर्ड का इंटरेस्ट उसमें और ज़्यादा विकसित हो जाता है, और बोर्ड हमारे से ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि जिस एरिया को हमने हमारा रुचि का क्षेत्र बताया है उस एरिया पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। जिसको हमने रुचि का एरिया बताया है, आप उसके ऊपर थोड़ी सी एक सुपरफिशियल रिसर्च करिए उस एरिया के ऊपर। ठीक है, और उससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। स्पेसिफिक एरियाज की आप थोड़ा सा पहचान करिए। ठीक है, पोटेंशियल एरियाज की पहचान करिए। यदि आप इस तरह से थोड़ा सा फोकस होके चलोगे और इस एरिया पे यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे, तो हो सकता है कि ये एरिया या इस एरिया से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पूरे इंटरव्यू को डोमिनेट करने लग जाएं। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वो आपके लिए एज ए कैंडिडेट बहुत फेवरेबल कंडीशन है, और ये आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है, आपके मार्क्स अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि भाई जब हम कोई भी विषय का चुनाव करें, जैसे हमने अभी बात करी कि भाई पहले मैंने आपसे ये कहा कि ये वक्त है कि आप एक बार आप देखिए, मूल्यांकन करिए कि आप अब ये साक्षात्कार के लिए आपका चयन हो गया है। साक्षात्कार टेंटेटिवली कब होने वाला है और मेरे पास कितना समय है, उसके आधार पे आप क्या करिए, आप ये देखिए कि आपको कितना टाइम सिलेबस की ओवरऑल जो रीडिंग है उसके लिए आपको डिवोट करना है ना। कितना टाइम आपको पूरे सिलेबस पे एक जनरल कमांड डेवलप करने के लिए देना है। ठीक है, फिर आप ये तय करिए कि आप कितना टाइम अपनी जो स्पेसिफिक ब्रांच है जिसको आपने इंटरेस्ट एरिया के रूप में चुना है उसको आप कितना टाइम देंगे, उसको आप कितना गहराई से तैयार करेंगे, और उसके लिए आपको कितना समय चाहिए। ठीक है, फिर उसमें से ये बात आएगी कि हमने उसमें से 3, 4, 5 टॉपिक चुने जिन पर हमें पैरेलल कमांड डेवलप करनी है ना। तो फिर आप ये अपनी स्ट्रेटजी के अंदर शामिल करिए कि हमें उनको कितना टाइम देना है। अब हम बात करते हैं कि जिन टॉपिक्स को हम चुनते हैं या जिस ब्रांच को हम चुनते हैं, उस ब्रांच को चुनते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, हम उस पर फोकस करते हैं। जैसे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, और एक जगह जो है ना वो आकर क्या होता है, आप ये कहते हो भाई आई विल चूज दिस, है ना, मुझे ये चुनना है। ठीक है, तो मुझे ये चुनना है, ये जो स्पार्क आता है आपके अंदर, ठीक है, इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है ना, उस पर आप थोड़ी सी नजर डालिए। पहला, जज योर एबिलिटी। ठीक है, आप अपनी योग्यता का मूल्यांकन करिए। योग्यता का मूल्यांकन से मतलब क्या है, आप ये देखिए कि आपकी एकेडमिक जर्नी में आपने कौन कौन से विषयों को पढ़ा है। ठीक है, जैसे 10th तक तो सारे बच्चों के विषय कॉमन होते हैं, लेकिन जब आप 11th में सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं। आप ये ध्यान रखिए उस समय आपने क्या पढ़ा था। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन में आप यदि पास कोर्स में हैं तो फिर आप क्या करते हैं, 3 विषय लेते हैं। वो बाकी विषय कौन से थे जिनके ऊपर आपकी जानकारी सामान्यतः और विषयों से थोड़ी ठीक है। ठीक है, यदि आप ऑनर्स करते हैं तो भी आप थोड़ा थोड़ा 1 से 2 विषयों को और पढ़ते हैं। उतना गहराई में नहीं पढ़ते जितना पास कोर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑनर्स में ज़्यादा फोकस रहता है जो कोर्स सब्जेक्ट जिसको आप ऑनर्स के लिए चुनते हैं उसके ऊपर। ठीक है, फिर आप
पीजी करते हैं तो पीजी में भी कई बार आपको स्पेशलाइजेशन का मौका मिलता है ना। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ साथ में अपनी जनरल एबिलिटी जो होती है ना, उसका ध्यान रखना है और ये जजमेंट करना है कि जो एबिलिटी आपके पास है उसको संज्ञान में रखते हुए और आपकी अभिरुचि को संज्ञान में रखते हुए आपको अपना इंटरेस्ट एरिया और आपको अपने टॉपिक्स का चुनाव करना है। क्लियर? तो ये कभी मत भूलिए कि आप जब किसी भी ब्रांच को अपने इंटरेस्ट एरिया के रूप में चुनते हैं तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप उस ब्रांच को किस गहराई तक जाकर हैंडल कर सकते हैं, है ना। ये मूल्यांकन आपको स्वयं का करना चाहिए, है ना। आपके क्या मजबूत पक्ष हैं, आपके क्या कमजोर पक्ष हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको ब्रांच का चुनाव करना है। क्लियर? इसके बाद में है मस्ट बी इंप्रेसिव। आप ब्रांच का चुनाव करते वक्त थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है वो इंप्रेसिव होना चाहिए, है ना। उसमें जो मैं टॉपिक्स का चुनाव करता हूं, ठीक है, वो टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से इंप्रेसिव होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि ब्रांच के रूप में चुना कि साहब मुझे भारत का भूगोल पसंद है, ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि किसी प्रदेश के अध्ययन को हमें इंटरेस्ट एरिया के रूप में नहीं चुनना चाहिए, है ना। राजस्थान का भूगोल या भारत का भूगोल, किसी प्रदेश के अध्ययन को हमें इंटरेस्ट एरिया के रूप में नहीं चुनना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी मेरे साथ इस मुद्दे पर सहमति हो, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आपका यदि कंसेप्चुअल ज्योग्राफी पे कमांड है तो एरिया का जो अध्ययन है, चाहे वो भारत का अध्ययन हो, चाहे वो राजस्थान के भूगोल का अध्ययन हो, वो एक केस स्टडी की तरह होता है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्योग्राफी की किसी ब्रांच को चुने, किसी क्षेत्र के अध्ययन को अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के रूप में ना बताएं, ठीक है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे, है ना। और फिर जब आप उसके अंदर जब आप चुनाव करते हैं कि भाई मुझे टॉपिक्स, है ना, जैसे सपोज आपने टॉपिक चुना ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, और आपने कहा कि इसमें आपका इंटरेस्ट क्या है कि साहब नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, कि मानव भूगोल की प्रकृति मेरा इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है, हो सकता है ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप यदि बताओ कि कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल बेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ आपको ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड थियरीज, जो ह्यूमन ज्योग्राफी के एलिमेंट्स से रिलेटेड जो वर्क है ना, उनको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, शायद वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही कॉशियस रहना है आपको अपना इंटरेस्ट एरिया जो है उसका चुनाव करने से पहले, और उसमें फिर टॉपिक्स का चुनाव करने से पहले, है ना। और ये ध्यान रखना है कि आपका विशिष्ट क्षेत्र और आपके जो विशेष टॉपिक हैं, ठीक है, वो इंप्रेसिव होने चाहिए। फिर देखो अगली बात, वेल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप जिस भी ब्रांच को अपना इंटरेस्ट एरिया बताते हैं और जिन भी टॉपिक्स को आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स के रूप में बताते हैं, उनकी तैयारी आपकी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि जब आपसे उस क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएं तो आप एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर अपने आंसर को रिप्रोड्यूस करोगे, है ना। आपका जो उत्तर है बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। उसके अंदर एक स्पष्ट क्रोनोलॉजी होनी चाहिए कि किसके बाद में आपको किस बात की चर्चा करनी है ना, किसके बाद में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और उसके अंदर एक कंटिन्यूम होना चाहिए, एक तारतम्यता होनी चाहिए कि आप इतना सुंदर लय बनाओ कि किसके बाद क्या आएगा, ताकि वो जो टॉपिक है वो पूरी तरह से स्पष्ट होता जाए बोर्ड के सामने, और ये चीज़ स्पष्ट हो जाए कि इस कैंडिडेट को यदि पढ़ाने का मौका दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छी तरह से अपने विद्यार्थियों को अपने विषय में तैयार कर सकता है। क्लियर? और दो बातें और है, उसमें से एक ही है यूज
पेडागोजिकल टूल्स है ना, आपको जो शैक्षणिक उपकरण है उनका उपयोग करना है। ठीक है, जैसे वहां पर हो सकता है कि आपको व्हाइट बोर्ड मिले, आपको मार्कर मिले, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनका उपयोग कैसे करना है। ठीक है, आपको किस प्रकार से इनको यूज करना है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आप उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही यू कैन ड्रॉ मैप इन सेकेंड्स, है ना। जैसे आपको मान लीजिए कि कैसा टॉपिक पकड़ रहे हो, जैसे आपने क्लाइमेटोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून चुना, ठीक है, और आपको मौका मिला कि भाई मानसून को आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि इट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। मानसून है क्या? ये हवाओं का ऋतुवत व्युत्क्रमण है। और ये बताते बताते आप, ठीक है, बताते बताते आप हो सकता है कि एक ही सेकंड के अंदर, है ना, या 2 सेकंड में या 3 सेकंड में आपने भारत का मानचित्र बना दिया। ठीक है, और आपने बातों ही बातों में ही बताया कि भाई इस तरह से ये पवनों का जो मूवमेंट होता है और ये इस तरह से धीरे धीरे करके और ये भारत के क्षेत्रों को घेरती हैं। और ये जो दौर होता है, ये दौर वो होता है जब हमारे यहाँ मॉनसून का आगमन होता है। और एक बार समर सीजन में हवाओं का पैटर्न इस तरह दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद जब अक्टूबर नवंबर आने लगता है तो हमें इन हवाओं के पैटर्न में क्या मिलता है? रिवर्सल देखने को मिलता है। और फिर ये हवाएं क्या होती है? पुनः विपरीत दिशा में लौटती हैं। और ये जो रिवर्सल हो रहा है ना, ये सीजनल रिवर्सल है, ऋतुवत व्युत्क्रमण है, और यही मॉनसून है। तो आप इस तरह से पेडागोजिकल टूल्स का इस्तेमाल करिए, आप मैप्स का इस्तेमाल करिए, आप स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाइए, है ना, आप छोटे छोटे आरेख बनाइए। ठीक है, यदि आप इस तरह से पेडागोजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके आंसर की जो इफेक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है ना। आप इसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल झलकती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन झलकता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप किसी रुचि के क्षेत्र को चुनते हैं और उस रुचि के क्षेत्र में जब आप किन्हीं विशिष्ट टॉपिक्स को चुनते हैं तो उन टॉपिक्स को तैयार करते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से ऐसे पेडागोजिकल टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे शैक्षणिक उपकरण हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और उनको इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हो। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने कौशल को प्रतिबिंबित करें, है ना। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्किल्स। आप इस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करिए। आपको यदि केवल बोलकर बताना हो तो भी, और यदि आपको बोर्ड पर बताना हो तो भी, आप इस तरह से अपने जो आंसर्स को आप ऑर्गेनाइज करिए और उसको रिप्रेजेंट करिए कि उसमें आपकी जो स्किल्स हैं, है ना, वो रिफ्लेक्ट हों। आपकी स्किल्स में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपकी कंटेंट पे कमांड है। ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी अबाउट योर सब्जेक्ट, है ना। ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यू कैन यूज द बेस्ट पेडागोजिकल टूल्स व्हेन यू विल टीच विथ मिनिमम रिसोर्सेस। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यू हैव गुड कमांड ऑन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, है ना। ये सारी बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी के जो मल्टी फेसेटेड, या यूं कहें कि जो मल्टी डायमेंशनल जो एस्पेक्ट्स हैं वो निकल कर सामने आने चाहिए। और ये लगना चाहिए कि एज ए टीचर और एज ए प्रोफेसर यू आर गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो यहां पर इस स्लाइड में जो मुख्य बात थी वो यही थी कि आपको अपने कोर एरियाज का चुनाव करते वक्त, अपने रुचि के क्षेत्रों का चुनाव करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अपने टॉपिक्स का चुनाव करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, और जब आप अपनी रुचि के क्षेत्र को या अपने रुचि के टॉपिक्स को तैयार करो तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उसको तैयार करना है, और फिर जब आप उसको प्रेजेंट करो इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो किस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है ताकि
आपकी स्किल्स का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वहां पर देखने को मिले। ठीक है, और अब बात आती है कि आपने ओवरव्यू लिया सिलेबस का, आपने कोर एरिया का चुनाव किया, इंटरेस्ट एरिया जो है उसका चुनाव किया, आपने कुछ टॉपिक्स तैयार किए। ठीक है, और अब वक्त आता है उनके प्रेजेंटेशन का। ठीक है, उनकी प्रस्तुति का। तो जब आप उनकी प्रस्तुति की बात करें, हालांकि कुछ बातें मैं पिछली स्लाइड में प्रस्तुति से संबंधित कर चुका हूं, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। आप इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, है ना, थोड़ा सा। ये पिक्चर जो दी हुई है, डायग्राम नहीं, ये पिक्चर, डायग्राम तो उस पिक्चर के अंदर है ना। इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो है ये प्रेजेंटर है ना, ये प्रस्तुतिकरण देने वाला है ना। सपोज ये इंटरव्यू बोर्ड बैठा है, क्लियर, और आप मान लीजिए ये है। ठीक है, अब आप देखिए कि किस तरह से पूरे इंटरव्यू बोर्ड को आपने अपने जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, उसकी तरफ खींच लिया है। इन सब का ध्यान उस तरफ है जिस तरफ आप इनका ध्यान लाना चाहते हो। यही इंपॉर्टेंट है, यही महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए जैसे इसने यहां पर क्या किया, पाई चार्ट दिखाया, बार डायग्राम दिखाया, है ना। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक इंडिया का स्केच बना के दिखाया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं अपने टॉपिक में जिससे कि आप पूरे इंटरव्यू बोर्ड को एकदम से अपनी तरफ खींच लें। ठीक है, और वो पूरी तरह से फोकस्ड होकर आप जो भी समझा रहे हैं उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो इसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वी नीड टू डिसाइड अबाउट टूल्स। हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमें किस प्रकार के उपकरणों पर जोर देना है। यू नीड टू फोकस ऑन टेक्निक। ठीक है, अलग अलग तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनको डील करने का जो मेथड है वो भी अलग अलग होता है। सपोज यू हैव चोजन वन टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। आपने क्या किया, इंडिया का मैप ड्रॉ किया। ठीक है, और उसके अंदर आपने मॉनसून मैकेनिज्म में रिवर्सल ऑफ विंड्स को दर्शाने की कोशिश की। दैट कैन बी अ मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बट व्हेन यू आर हैविंग एन इंटरेस्ट एरिया विच इज हाईली कंसेप्चुअल, है ना। आप सपोज एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जैसे यू वांट टू टेक पैराडाइम शिफ्ट, है ना। आप चिंतन फलक के बदलाव को अपने टॉपिक के रूप में आपने चुना। अब आप चिंतन फलक के बदलाव को आप बताना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी आप बात करिए कि पैराडाइम जो है दैट इज हैविंग 3 डायमेंशन। वन इज ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, आप बोलते रहे और कीवर्ड्स यहां पे आपने इस्तेमाल किए या केवल कुछ लेटर्स इस्तेमाल किए। बोर्ड को यह समझ में आ गया कि आपने जो स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है उसमें आप क्या समझाना चाहते हो। यहां आप कह रहे हो कि चिंतन फलक जो है उसके 3 पक्ष हैं, वस्तु मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और विधि तंत्र। ठीक है, और अब आप इनको क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रिटीज को समझाना शुरू करेंगे और फिर बताएंगे कि जब किसी भी पैराडाइम में शिफ्ट आता है तो उस समय किस तरह से एग्जिस्टिंग पैराडाइम जो है वो शेडो हो जाता है और एक नया पैराडाइम जो है वो अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को डील करने के पीछे आपकी जो टेक्निक है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। तो आपको फोकस करना है कि आपका जो कोर एरिया है और आपके जो पर्टिकुलर जो कंटेंट आपने चुने हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, आप जो है उनको किस टेक्निक के साथ तैयार करेंगे ताकि अचानक जब इंटरव्यू बोर्ड आपसे कहे कि ये टॉपिक पढ़ा दें तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको रिप्रेजेंटेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन जो है वो वेल डायरेक्टेड हो। ठीक है, इसके लिए अगला पक्ष आता है दैट इज गेस्चर्स एंड पोस्चर्स, है ना। आपकी भाव भंगिमाएं कैसी है, आपकी मुद्राएं कैसी है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। दिस कैन बी योर बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट ऑफ योर लिम्ब्स, है ना। आपके हाथों का मूवमेंट हो सकता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, आपका आई कांटेक्ट हो सकता है, आई मूवमेंट हो सकता है।
ठीक है। तो यू नीड टू फोकस ऑन गेस्चर्स एंड पोस्चर्स, है ना। आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, भाव भंगिमाएं हैं, मुद्राएं हैं, आपको उन पर ध्यान देना है और आपको इस तरह से उसको तैयार करना है कि उसमें सकारात्मकता हो और आत्मविश्वास परिलक्षित होता हो, ठीक है। उस चीज को उसके लिए आपको थोड़ी सी रिहर्सल करने की जरूरत है। इसके बाद आती है आवाज में बदलाव। किसी भी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है आप ये तय करो कि आपको कहां पर आवाज में उतार चढ़ाव लाना है। वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको कहां पर उतार चढ़ाव लाना है। विच आर द एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस, कौन से एरिया है जहां आपको फोकस करने की जरूरत है। एंड वेयर यू नीड टू गिव अ पॉज, कहां आपको एक हल्का सा विराम देने की जरूरत है, ठीक है। तो आपके पास में जब आप बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की, तो कंटेंट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। उस कंटेंट को डील करने के लिए यू नीड अ गुड टूल्स, यू नीड अ बेटर टेक्निक, यू नीड a good body language, gestures, postures, and you need effective voice modulation, है ना। आपको इन सब की आवश्यकता है। इससे आप अपने प्रेजेंटेशन को ज्यादा सदा हुआ, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हो। और यदि आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से इंटरव्यू बोर्ड का इंटरेस्ट जो है वो आप में धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और वो आपके सिलेक्शन के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगते हैं, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि इंटरव्यू के कॉल होने, है ना, अर्थात जो हमारी स्क्रीनिंग है या रिटन एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट आने, और इंटरव्यू के बीच का जो हमें समय मिला है उस समय में हम हमारे सब्जेक्ट को कैसे डील करें, हम हमारे ओवरऑल सिलेबस की रीडिंग कैसे करें, हम हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कैसे तैयार करें, हम उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाले भाग से अपने लिए कुछ विशिष्ट टॉपिक्स जो हैं उनका चुनाव कैसे करें, हम उनको तैयार कैसे करें, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। क्योंकि कई बार ये जो आज हमने बात की है आज के इस लेक्चर में, कई बार केवल और केवल यही हमारे पूरे इंटरव्यू की दिशा जो है उसको मोड़ देता है और इंटरव्यू को ये हमारे पक्ष में भी कर सकता है और हमारे विपक्ष में भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम हमारे सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट, हम हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट और हम हमारे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनके साथ कितने वेल वर्स हैं, है ना, हम उनको कितना गहराई से समझते हैं, हम उनको कितना बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर यह डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटरव्यू है उसकी दिशा क्या होगी। देखिए हमने इस सीरीज में जो पहला लेक्चर था उसमें बात की थी हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, और उसमें हमने वो सारी मोटी मोटी बातें आपको बताई थी कि हमें एक इंटरव्यू के लिए तैयारी करते वक्त कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर हमने बात की थी हाउ वी कैन मेक आवर इंटरव्यू मोर इफेक्टिव, है ना, कि हम हमारे जो साक्षात्कार है उसको ज़्यादा प्रभावी कैसे बना सकते हैं। और आज इस तीसरे लेक्चर में हमने बात की कि हम जब हमारी इंटरव्यू की तैयारी के लिए आगे बढ़ें तो हमें किस तरह की रीडिंग्स करनी है, हमें हमारे सिलेबस को किस तरह से हैंडल करना है, हमें हमारे सिलेबस में जो हमारा इंटरेस्ट एरिया है उसको किस तरह से फोकस करना है, किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, और हमें उस इंटरेस्ट एरिया में से 4-5 टॉपिक जो हैं उनको चुनना है और उन पर अपना समानांतर नियंत्रण जो है वो डेवलप करना है। और हमें हमारे प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में क्या क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्या क्या हम कर सकते हैं इस बचे हुए पीरियड में, इस पर हमने फोकस किया था। हम अभी आगे और जो लेक्चर्स लेके आएंगे, क्योंकि ये सीरीज आपको इसी तरह देखनी चाहिए, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, फिर ये तीसरा लेक्चर, और हम चौथे लेक्चर में बात करेंगे कि हाउ यू कैन डायरेक्ट योर इंटरव्यू, ठीक है। और 5वें लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई आप अपनी बायो प्रोफाइल पे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है।
किस तरह से आप अपनी बायो प्रोफाइल को तैयार करें इंटरव्यू से पहले, हम उस पर बात करेंगे। इस तरह से हमने पूरी कोशिश की है कि साक्षात्कार से जुड़े हुए तमाम पक्षों को हम इन 5 लेक्चर्स के अंदर समाहित कर पाएँ। लेकिन फिर भी यदि आपको लगे कि कुछ छूटा है तो हमें मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। हम उस क्षेत्र को भी तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ऐसा लेक्चर तैयार करें जो आपके काम आ पाए। आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।